तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्राइब्स के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश की जनजातियां। यानी कि देखेंगे आप यूपी SSC या फिर कहीं हम लोग चाहे यूपी SI की बात कर लें या यूपी पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड की बात कर लें, तो लगभग हर एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातीय एवं संग्रहालय की, यानी जनजातियां और उनसे रिलेटेड जो संग्रहालय हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियां नंबर 1 जनसांख्यिकी और संवैधानिक स्थिति, यानी कुल जनसंख्या देखें उत्तर प्रदेश की कितनी है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या दी गई है तो भैया 19,98,000 कितनी है, 19,98,000 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। जिसमें से कहा जा रहा है कि राज्य की जनसंख्या का कितना परसेंट भैया क्या कह सकते हैं कि जनजाति हैं, तो आप कहोगे 0.57%। देखा जाए तो 11,34,273 लोग जो हैं ये क्या है भैया, जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 19,98,00,000। ये कब का आंकड़ा है, ये आंकड़ा है 2011 की जनसंख्या का। कब का, 2011 की जनसंख्या का आंकड़ा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये लगभग में भैया 2000, अगर 2025 में जो अभी 25 में बात और 26 में आपकी जो जनगणना हो रही है, इस जनगणना के अनुसार देखा जाएगा तो लगभग आप देखेंगे 24 से 25 करोड़ जनसंख्या यूपी की हो चुकी होगी। 24 से 25 करोड़ हो चुकी होगी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 19,98,000 लगभग हमारी जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की। अब बात करें उत्तर प्रदेश में कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल जनजातीय संख्या है आपकी 11,34,273। जिसमें से कहें कुल जनसंख्या का, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 0.57% है। कितना है, 0.57% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का। इसमें जो कहा जाए पुरुष कितने हैं, तो भैया आप कहोगे 5,81,082 पुरुष हैं और महिलाओं की बात किया तो 5,53,190 महिलाएं हैं। यानी कि अगर पुरुष और महिला जनजाति की बात की जाए तो पुरुष की संख्या कितनी है 5,81,082 और महिला की कितनी है तो 5,53,190। ठीक है, आगे बात करते हैं जनजातीय लिंगानुपात की। अगर हम लोग जनजातीय लिंगानुपात की बात करें तो कितनी है, ये है 951। 951 मतलब क्या है भैया, 1,000 पुरुषों पर, 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ओनली ऑन 991। यानी कि देखा जाए तो 49 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनकी शादी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली भाई, कि लड़कियों की क्या है, कम है, लड़कियों की संख्या क्या है, कम है। तो 1,000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां हैं, तो आप कहोगे 991। ठीक है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश के बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो बाल लिंगानुपात कितना है, तो यह है 902। चाइल्ड रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे भैया चाइल्ड रेशियो है 902। यानी कि अगर चाइल्ड रेशियो की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चाइल्ड रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है, अगर सबसे हम ये भी बात करेंगे। अभी पहले हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड रेशियो कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, तो कहोगे भैया 1,000 पर 1,000 पुरुषों पर 902 ही महिलाएं हैं। यानी कि 1,000 बालकों पर 902 बालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश की। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो ये याद रखें, चलो लिख देते हैं 902। ठीक है, ये बाल लिंगानुपात है। अगर यही पूछ लिया जाए तुमसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो याद रखना सबसे ज्यादा है आपका किसका, जौनपुर का। किसका, जौनपुर का है सबसे सर्वाधिक। कितना है, 1,024। यानी कि 1,000 पुरुषों पर 1,024 महिलाएं आपके कहा, जौनपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कह सकते हैं लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप कहोगे जौनपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो याद रखना कम वाला आपका कौन सा भैया, जीबी नगर। जीबी नगर तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है, तो याद रखना भैया 851 851 है। यानी कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं आपकी गौतम बुद्ध नगर में, तो मात्र 851। यहाँ देखेंगे तो लगभग 149 लड़का क्या रहने वाला है, रणवा रहना, कवारा रहने वाला। ठीक है, और बालकों की बात की जाए तो कितना लिंगानुपात है, 1,000 पे 902। ओवरऑल अगर जनजातीय लिंगानुपात देखा तो कितना है, 951। और देखा जाए वहीं पर
पूरे उत्तर प्रदेश का अगर सामान्य जाति का पूछा जाए तो कितना है, 912 है। ठीक है, ये सारे आंकड़े याद रखने हैं। कहोगे भैया आपको याद है, हमें तो याद नहीं है। भाई मैंने इसको पढ़ा है, 2-3 बार रिवाइज किया है, अब मुझे सारे आंकड़े याद हो गए हैं, तो तुम्हें भी ये सारे आंकड़े क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें जनजातियों के लिए जो संवैधानिक स्थिति यानी कि कहां पर किस अनुच्छेद में संविधान में जनजातियों का जिक्र मिलता है, तो वो आर्टिकल है 342। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 342 के अंतर किसकी बात की गई है, भारत की जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। यानी जनजातियों का उल्लेख कहां मिलता है, या कह सकते हैं कौन सी जनजाति यानी कौन सी जाति जो है वो जनजाति के अंतर्गत आती है या किन्हें रखा जा सकता है, तो वो सब कहां से डिसाइड होता है, आर्टिकल 342 से डिसाइड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें जनगतिकी की, अगर हम लोग जनगतिकी की बात करें तो देखो सर्वाधिक बात करें जनगतिकी की, तो देखो सबसे पे नंबर 1 पे सोनभद्र, नंबर 2 बलिया, नंबर 3 देवरिया। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा अगर हम लोग जनगतिकी मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि अगर हम लोग सबसे ज्यादा रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा रेशियो में कहां पर है, यानी कि सर्वाधिक आपकी क्या, आपकी जनजातीय जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे ज्यादा आपकी कौन से जिले में है, सोनभद्र में। सबसे ज्यादा जनजाति कहां रहती है, सोनभद्र में, नंबर 2 आपका बलिया और नंबर 3 है देवरिया। यहां तक कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा जनजाति यानी कि आप देखेंगे क्यों, यहाँ रीजन भी है भाई, क्योंकि सोनभद्र में देखा होगा आपने नीचे कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। सोनभद्र में नीचे क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कौन कौन सी दो पहाड़ियां, दो फेमस पहाड़ियां हैं जो उत्तर प्रदेश में दो ही पहाड़ियां पड़ती हैं, एक आपकी कैमूर और सोनाकर। कैमूर और सोनाकर पहाड़ियां जो है वो कहां पड़ती हैं, सोनभद्र में पड़ती हैं। अब जहां पर पहाड़ी इलाका होगा वहां पर जंगल भी होगा ना, और जंगल में ही कौन निवास करता है, अधिकांशतर जनजातियां कहां रहती हैं, जंगल में। तो इसलिए सोनभद्र और आपका बलिया देवरिया, यानी नंबर 1 पे देखा तो कौन सा जिला है, सोनभद्र है, जहां से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम नंबर 1 पर आता है बागपत और नंबर 2 पर आता है कन्नौज। याद रखना नंबर 1 पे कौन सा आता है, बागपत, और नंबर 2 पर आता है कन्नौज, जहां पर यानी कि कहा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जनजाति नहीं पाई जाती, एक तरीके से बहुत ही कम। यहां पर देखोगे तो मात्र यहाँ की जनसंख्या पिछली बार देखी गई थी, पिछली बार की गणना में यहाँ पे जनसंख्या थी ओनली ऑन 14, यानी कि जनजातीय लोगों की संख्या कन्नौज में देखा तो कितनी थी, 14 थी, और बागपत में आपकी 12 थी। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है भैया, बागपत है और कन्नौज है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगर जनजाति विहीन जिले की बात कही जाए, यानी कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, यानी एक भी जनजाति जनसंख्या नहीं है, तो याद रखना वो कौन कौन से, अयोध्या और जालौन। ये जालौन वही है जो काहे के लिए फेमस है, आपका कागज, हस्त निर्मित कागज के लिए आपका जालौन जिला फेमस है। ठीक है, और अयोध्या तो जानते ही हैं आप, राम नगरी है ना, और वहीं पर चंदा चोर भी रहते हैं, है ना, तो चंदा चोरों की नगरी कह सकते हैं अयोध्या को। अब राम नगरी तो बाद में आएगी, चंदा चोरों की नगरी पहले कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं संवैधानिक एवं ऐतिहासिक स्थिति, यानी कि इसकी संवैधानिक और ऐतिहासिक स्थिति की बात करें तो देख रहे होगे 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियां आपके उत्तर प्रदेश में यानी कि लिस्टेड थी। जनजातियां तो रहती थी पर लिस्टेड आपकी 2 ही जनजातियां थी 2003 से पहले, कौन कौन सी, एक थारू और एक बुक्सा। इसी को बुक्सा या भोक्सा बोलते हैं। ठीक है, और थारू वही जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली के दिन हम लोग खुशियां मना रहे होते हैं, पर ये लोग खुशियां नहीं मनाते, ये मातम मनाते हैं। तो याद पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती, बता देंगे थारू। ठीक है, चलो आगे बात करें। 2003 के बाद 10 नई शामिल हुई। ठीक है, 2003 से पहले और भी जनजातियां थी ये जनजातियां थी लेकिन लिस्टेड नहीं थी, इनको शामिल नहीं किया गया जनजाति में। तो 2003 से पहले केवल थारू और बुक्सा हुआ करते थे। 2003 के बाद 10 नई जनजातियों को शामिल किया गया, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा आकार देखा जाए तो किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या वाली है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की, और दूसरे पे आती है बन रावत। ये वही हैं जो जंगलों को काटकर जंगलों में रहते हैं और जंगलों को ही काटते हैं, बन रावत। ठीक है, तो नंबर 1 पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आप कहेंगे, थारू, और नंबर 2 पे आती है आपकी बन रावत। तो यहां से आंकड़े याद रखने, थार पूछा जाता है, केवल यहां से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2003 में कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, तो याद रखने केवल 2 जनजातियां रहती थी, थारू और बुक्सा। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि नई 10 जनजातियों को किस सन में शामिल किया गया था, ऑप्शन दे देगा 2002, 3, 4, 5,
फिर आप बता देंगे क्या होगा भैया, 2003 में शामिल किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपने इतनी चीजें समझ ली हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की, यानी थारू बनाम बुक्सा, बुक्सा कोई बोक्सा भी बोला जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, दोनों की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें निवास और वंश की, तो आप कहोगे जो थारू जनजाति है आपकी महाराजगंज से लखीमपुर खीरी, और ये किस वंश के हैं, तो याद रखना किरात वंश। ये किरात वंश वही है जो मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। जो किसके, मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं, यानी चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं, ये वही लोग हैं किरात वंश। ये किरात वंश वही वंश है ना। कहा जाता है कि अगर एशिया में देखा जाए तो 40% लोग किस वंश के होंगे, मंगोल वंश के होंगे, यानी चंगेज खान के वंशज होंगे। क्योंकि चंगेज खान ने अपने शासनकाल में 10,000 से अधिक महिलाओं के साथ सोया है। 10,000 से अधिक महिलाओं के साथ सोया था चंगेज खान जबरन, ठीक है। और देखा जाए तो एशिया में उस टाइम पे सबसे ज्यादा जनसंख्या में इसी ने जनसंख्या वृद्धि इसी ने की थी, ठीक है। चलो अगर बात करें, अगर ये तो हो गई थारू की बात, अब बात करते हैं बुक्सा की। तो बुक्सा कहाँ मिलेगी आपको, बिजनौर में। ये पूछा जाता है स्पेशली कि बुक्सा जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो याद रखना ये केवल एक जिले में मिलेगी आपको। कौन सा जिला है, बिजनौर। ये वही बिजनौर जिला है जहां से रामगंगा नदी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, वही जिला है बिजनौर, ठीक है। और ये किस वंश से हैं, तो ये पतवार राजपूत वंश से हैं। किससे, पतवार राजपूत वंश से संबंधित है आपकी बुक्सा जनजाति, ठीक है। आगे बात करें पारिवारिक व्यवस्था, यानी पारिवारिक व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनका परिवार होता है थारू जनजाति का, ये मात्र सत्तात्मक होता है। यानी कि यहाँ पर जो मुखिया होते हैं, घर के मुखिया, जैसे आप अभी देखा होगा आपके घर में सारी बात किसकी मानी जाती है, तो आप कहोगे आपके दादाजी होंगे, बाबा होंगे, उनकी मानी जाती होगी। लेकिन जो थारू जनजाति के लोग होते हैं, यहाँ पर जो आपका परिवार होता है वो कैसा होता है, मात्र सत्तात्मक। यानी कि मेन मुखिया, मेन लीडर घर का कौन होता है, तो माता जी होती हैं। तो यहाँ का परिवार कैसा है, मात्र सत्तात्मक। जबकि बुक्सा की बात करें तो ये कैसा है, पितृ सत्तात्मक। यानी कि यहाँ के डिसीजन जो होंगे सारे कौन लेंगे, पिताजी लेंगे, ठीक है। तो याद रखना जो थारू जनजाति है ये मात्र सत्तात्मक है, जबकि बुक्सा जो है ये पितृ सत्तात्मक है। आगे बात करें कुछ प्रथाओं की, तो देखो दहेज प्रथा, यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं है। बदला विवाह है। बदला विवाह जानते हो क्या है, बदला विवाह जानते हो क्या होता है? बदला विवाह भैया सिंपल सा होता है कि तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारी बहन के साथ में शादी कर लेता हूं, है ना। इसको बोलते हैं बदला विवाह। बदला विवाह का मतलब क्या है कि मतलब एक दूसरे की बहन से शादी कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बदला विवाह, यानी कि बहनों का आदान प्रदान। बात समझ में आ गई? बदला विवाह मतलब बहनों का आदान प्रदान। और पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, पक्की पौड़ी जिसको बोलते हैं विधवा विवाह। यानी कि यदि कोई मर जाता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है, वाइफ मर जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब दूसरी शादी कर सकते हैं, जिसको हम लोग विधवा विवाह बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, विधवा विवाह बोलते हैं। जिनको जिनको इनकी भाषा में कहा जाता है पक्की पौड़ी। तो पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन, पक्की पौड़ी किस प्रथा का नाम है, तो उसमें से 4 ऑप्शन, दहेज प्रथा है, बहनों का आदान प्रदान है, पूछ लेगा विधवा विवाह है। इस तरीके से 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा उस टाइम पे आपके लिए। अब आती है लठ भरवा भोज। ये लठ भरवा भोज क्या होता है भैया? अब देखो लठ भरवा भोज होता है जब किसी की दूसरी शादी होती है, यानी कि पहली पत्नी खत्म हो गई तो दूसरी पत्नी तो शादी कर लेता है किसी दूसरी लड़की से, या कहें किसी दूसरी ऐसी महिला से जिसका हस्बैंड खत्म हो गया, तो आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और जब देखा होगा आपके गांव आसपास पड़ोस में ऐसी शादियां होती रहती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, फेरे वेरे तो होते नहीं है इनके, सीधे क्या करते हैं, बरमाला डाल के शादी कर लेते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि भैया हम कराएंगे भंडारा। क्या कराएंगे, भंडारा। तो उस भंडारे यानी कि जो भी वो एक तरीके से जिन लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उस भोजन को, यानी कि कहते हैं ना दावत करेंगे लोगों की, बुलाएंगे भाई दोबारा शादी की है तो खाने के लिए बुलाते हैं, तो उस खाने को, इस भोज को ही क्या बोला जाता है, उसको बोला लठ भरवा भोज, ठीक है। तो समझ गए, जो दूसरी शादी करते हैं, है ना, यानी विधवा विवाह जो करते हैं, वहां पे जो खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। तो यहां से बदला विवाह, बदला विवाह मतलब समझ में आया, बहनों का आदान प्रदान। लठ भरवा भोज समझ में आ गया होगा। और पक्की पौड़ी क्या होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं विवाह। अगर हम लोग बात करें बुक्सा जनजाति की, तो यहाँ का विवाह एक अनुबंध विवाह होता है। अनुबंध मतलब क्या,
अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम प्रतिलोम क्या होगा, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब भैया लड़की हो छोटे घर, मतलब लड़की है उच्च घर की यानी उच्च घराने की, उच्च कुल की लड़की है और निम्न कुल का लड़का है और दोनों आपस में प्रेम विवाह करते हैं तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। और जब प्रतिलोम क्या होता है, जब लड़की होती है छोटे घर की और लड़का होता है उच्च घर का, उच्च घराने का, तो जब वो आपस में विवाह करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। अब आप पढ़ेंगे विवाह कितने टाइप के होते हैं, जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वैदिक काल में पढ़ने को मिलेगा विवाह 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, है ना, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये तो 7 टाइप के आपके विवाह होते हैं। आपको वैदिक काल में ये पढ़ने को मिला होगा विवाह कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। तो उनमें से इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलित यानी प्रचलन माना जाता है, किसमें, बुक्सा जनजाति में। यहां तक कोई दुख दर्द तमस्या तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग भोजन की बात करें यानी धर्म भोजन व अन्य चीजों की बात करें तो यहां पर देखेंगे चावल मुख्य है इनका भोजन। देखो मुख्य भोजन क्या है थारू जनजाति का, चावल है और सुअर और मुर्गी का पालन करते हैं। ये सुअर और मुर्गी का पालन करते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया था, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं और ये एक त्योहार मनाते हैं स्पेशली, उसका नाम क्या है, तो बजहर। पूछा जाता है थारू जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो बता देना भैया कौन सा है, बजहर नामक त्योहार ये लोग मनाते हैं। और होली पर ये लोग क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। वैसे खिचड़ी नृत्य कहाँ का है भैया फेमस, तो खिचड़ी नृत्य है आपका गोरखपुर का। खिचड़ी नृत्य कहाँ का है, तो खिचड़ी महोत्सव और खिचड़ी नृत्य दोनों आपके कहाँ मनाए जाते हैं, आपके गोरखपुर में मनाए जाते हैं। और ये यही लोग मनाते हैं खिचड़ी नृत्य। ये खिचड़ी नृत्य ये कब करते हैं भैया, तो थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं होली के पर्व पर, ठीक है। और इनके लिए थारू जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक यूनिवर्सिटी भी बनवाई गई है। तो याद रखेंगे ये भी पॉइंट कि लखीमपुर खीरी महाविद्यालय की स्थापना की गई, किसके लिए, थारू जनजाति के उत्थान के लिए। लखीमपुर खीरी में एक क्या खोली गई है, यूनिवर्सिटी खोली गई है, जिससे ये लोग पढ़ पाए और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये बात हो गई भैया थारू जनजाति की। अब बढ़ते हैं थोड़ा बुक्सा यानी भोक्सा जनजाति की तरफ। तो ये लोग क्या कहते हैं भैया, इनका प्रमुख इनका जो है प्रमुख खाद्यान्न वो मछली चावल है। ये लोग क्या खाते हैं, मछली चावल। बंदर गाय और मोर का मांस ये वर्जित मानते हैं, ये खाते नहीं है बिल्कुल। क्या क्या नहीं खाते, बंदर का मांस, गाय का मांस और मोर का मांस। कहते हैं भगवान, मोर में भगवान कृष्ण का स्वरूप रहता है, बंदर में हनुमान जी का और गाय में हमारी सभी देवी देवता रहते हैं। इसलिए ये लोग क्या है भैया, गाय बंदर और मोर को नहीं खाते हैं, वर्जित करते हैं, जबकि मछली और चावल दबा के खाते हैं, ठीक है। भाषा की बात करें तो ये लोग हिंदी और कुमायूनी, कुमायूनी मतलब क्या है, जो कुमायूं हिमालय है आपका, हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, कह दो भैया आप तो हिस्ट्री भी पढ़ा देते हो, कभी कभी जियोग्राफी पढ़ा देते हो। चलो भाई अगर आया है पॉइंट तो बता देते हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, तो उस साइंटिस्ट का नाम है सिडनी बुराड। किसने बांटा है, सिडनी बुराड ने इसको 4 भागों में बांटा हिमालय को। कौन कौन से 4 भाग हैं, तो नंबर 1 सबसे पहला आता है आपका पंजाब हिमालय, फिर आता है आपका सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर आता है कुमायूं हिमालय, फिर आता है नेपाल हिमालय, फिर आता है असम हिमालय। तो हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, तो याद रखेंगे ये बांटा है सिडनी बुराड ने। यानी कि आपका पंजाब हिमालय कहां से कहां तक, तो सिंधु नदी से लेकर के आपका सतलज नदी तक ये पंजाब हिमालय आता है ना। पंजाब से आपका काली सिंध तक आप देखेंगे, काली नदी तक कौन सिंध सॉरी सतलज नदी से लेकर के काली तक आता है आपका कौन सा हिमालय, तो आपका ये आता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो उसी कुमायूं हिमालय में कौन सी भाषा बोली जाती है, कुमायूनी भाषा बोली जाती है। जो स्पेशली आप देखेंगे उत्तराखंड के कुछ जिले हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ ऊपर के जिले हैं जहां पर कुमायूनी बोली जाती है, यानी कि कुमायूनी और गढ़वाली जो लैंग्वेज है स्पेशली तो ये उत्तराखंड में बोली जाती है, पर आपको ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी। तो ये लोग बुक्सा जनजाति के लोग हिंदी और कुमायूनी को बोलते हैं। तो यहां तक दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। क्यों समझ लिया, क्योंकि यही दो जनजातियां हैं, कौन कौन सी, थारू और बुक्सा, जो 2003 से पहले थी, है ना। जो 2003 से पहले थी कौन सी, थारू और बुक्सा। 2003 के बाद 10 नई जनजातियों को शामिल किया गया है। किस आर्टिकल के तहत, जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख जनजातियां। अगर अन्य प्रमुख जनजातियों की हम लोग बात करें तो देखो एक आती है आपकी खरवार।
अगली जनजाति है जिसका नाम है खरवार। कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली जैसे जिलों में आपको देखने को मिलेगी खरवार जनजाति। ठीक है, इसका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो क्या करते हैं भैया? ये खैर, इनका नाम खरवार क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करते हैं? ये खैर नामक एक पेड़ होता है जिससे क्या निकलता है आपका, कहते हैं ना क्या लगा दिया, चूना लगा दिया और कत्था लगा दिया। तो कत्था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में कि कत्था किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे ये खैर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। कत्था किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये खैर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। और इस खैर खैर पेड़ों से कत्था निकालने का काम कौन करता है? तो ये करती है खरवार जनजाति, है ना। खैर नामक पेड़ से कत्था निकालने का काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खरवार जनजाति। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कौन से जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, उनमें यहाँ पर देखने को मिली खरवार जनजाति। अगर इनकी संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा। कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं, जो कब होता है भैया? फसल की कटाई पर होता है आपका कर्मा। और एक है चौलार। चौलर और कर्मा, चौलर होता है भैया कब? जब आपकी फसल की रुपाई होती है, और कटाई पे होता है आपका कर्मा, याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें तो कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग? भोजपुरी और भोजपुरी भाषा बोलते हैं और हिंदू धर्म को अपनाते हैं। भोजपुरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बता दिया भैया, देखो अब सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ये सब कहीं ना कहीं बिहार से लगे हुए हैं, और बिहार से सटे हुए जिलों में क्या बोली जाती है? बिहार की तो प्रमुख भाषा क्या है? भोजपुरी। तो बिहार सटे हुए जिलों के कारण यहाँ पर भी क्या बोली जाती है? अधिकांशतः कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। और किस धर्म को मानते हैं खरवार जनजाति के लोग? तो ये लोग मानते हैं भैया हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म के सारे सारे के सारे जितने भी त्योहार हैं ये लोग सारे के सारे त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चलो तो खरवार समझ में आ गया। आगे बात करते हैं महागीर। यही भैया एक है महागीर जो हिंदू धर्म को नहीं मानती है। किस धर्म को मानती है? ये महागीर जनजाति जो है ये मुस्लिम धर्म को मानती है। किसको फॉलो करती है? तो ये इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। यही है भैया महागीर जनजाति। कहाँ देखने को मिलेगी? बिजनौर के नजीमाबाद में। ये स्पेशली आपको बिजनौर के नजीमाबाद में मिलेगी। विशेषता क्या है? ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। ये किसको मानते हैं? एकमात्र उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। तो कौन सी है? महागीर जनजाति है, याद रखेंगे। महागीर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में रहती है और किसको मानती है? इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये भैया मछुआरे होते हैं। मछली पकड़ते रहते हैं और शिकार करते रहते हैं। मछली पकड़ते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है, और इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, यानी महाभारत आपने पढ़ी होगी, महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। किसकी जनजाति के बारे में? तो महागीर जनजाति के बारे में। स्पेशली किस धर्म को फॉलो करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखेंगे ये महागीर जनजाति के लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं? इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? मछुआरा और शिकार, ये इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो यहाँ से खरवार समझ लिया, थारू पढ़ ली, बुक्सा पढ़ ली, भोक्सा पढ़ ली, महागीर पढ़ ली और खरवार पढ़ ली। इतनी जनजातियां निपट गई। अब बात करते हैं सोनभद्र। पहले ही बताया था सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं आपकी जनजातियां? सोनभद्र में। कौन कौन सी पाई जाती हैं, चलो उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से केवल इनके बारे में ही पूछा जाता है, डिटेल इनसे नहीं पूछी जाएगी इतनी। तो देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले पठारी। पठारी क्यों भैया, नाम कैसे पड़ा पठारी? क्योंकि सोनभद्र के जस्ट पास में देखेंगे तो यहाँ पर दो पठार, उत्तर प्रदेश में आपके दो पठार पड़ते हैं। एक तो पड़ता है आपका कौन सा भैया, पड़ा होगा कौन सा, कभी झांसी वासी गए होगे? हाँ, तो झांसी में कौन सा पड़ता है? तो दो पठार पड़ते हैं आपको उत्तर प्रदेश में। एक तो बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेले हर बोले मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे दो पठार मिलेंगे, एक तो बुंदेलखंड का पठार और एक मिलेगा आपका रुहेलखंड का पठार। ठीक है, तो दो पठार आपको मिलेंगे। बुंदेलखंड ये झांसी के पास वाले जिले हैं जो, वहां पर मिलेगा। और ये जो रुहेलखंड वाला है ये आपको मिलेगा सोनभद्र के जस्ट पास में, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र वाले एरिया में ये आपको रुहेलखंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पठार पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक जनजाति भी रहती है पठारी। ठीक है, चलो आगे बात करें दूसरी, चेरो। चेरो जनजाति वही है जो भैया बनारस में आपके सबसे ज्यादा, बनारस सोनभद्र में पाई जाती है चेरो जनजाति। पनिका, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिली पनिका। पनिका ये वही जनजाति है जो देखा होगा आपके यहाँ लकड़ी वाला सूप बेचने आते हैं ना, जो लकड़ी वाला सूप बेचने आते हैं, ये स्पेशली किस जनजाति का कार्य हुआ करता था? तो लकड़ी की टोकरियां बिनना, बांस की टोकरियां जो बनती हैं उनको बिनना, और पंखा, हाथ पंखा देखा होगा पहले, ताड़ के पेड़ का हाथ पंखा आया करता था, वो सब कौन बनाते हैं? तो ये पनिका जनजाति के लोग ये बनाते हैं। लकड़ी का सूप,
बांस की ढलिया, ये सब पनिका जनजाति के लोग, उनका प्रमुख कार्य है। फिर था भुइया जनजाति, और फिर था पहरिया। पहरिया जागते रहो, वही वाला पहरिया, ठीक है। बैगा और अंगरिया। तो और देखो, तो याद रखना कैसे, पठारी, चेरो, पनिका, भुइया, भुइया का पहरिया, अगरिया, बैगा, बैगा, अगरिया, पहिया, भुइया, पनिका, चेरो, पठारी। ये 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगी सारी। ये आपकी कहाँ मिलेंगी, तो सोनभद्र में मिलेंगी, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है भैया, तो आप कहोगे ये है सोनभद्र में। दूसरा आपको एक और जनजाति मिलेगी सहरिया, तो सहरिया कहाँ मिलेगी, ललितपुर में। अब देखो पहरिया कहाँ है, अगरिया, पहरिया कहाँ है, सोनभद्र में, लेकिन सहरिया कहाँ है, ललितपुर में। ठीक है, याद रखोगे, अगरिया पहरिया कहाँ है, सोनभद्र में, और सहरिया ललितपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, ऐतिहासिक एवं बौद्ध। संग्रहालयों की बात की जाए भैया, तो देखो उत्तर प्रदेश में कुछ संग्रहालय हैं। राज्य का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, जो अवध काल की कला, प्राचीन मूर्ति और मलिक मोहम्मद जायसी, वही जिन्होंने सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा था, कौन सा, पद्मावत, है ना। रणबीर कपूर की मूवी देखी होगी आपने, पद्मावत। तो जो सबसे बड़ा महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का, या कहें हम लोग हिंदी साहित्य का, तो वो किसने लिखा है, वो लिखा है आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसका नाम क्या है, पद्मावत। जिसको किसने, किस लिपि में लिखा गया था, पांडुलिपि में। किस लिपि में लिखा गया था, पांडुलिपि में, ठीक है। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पर है, ये कुशीनगर में है। कहां पर है, ये कुशीनगर, वही कुशीनगर है भैया जहां महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए, तो कहोगे भैया सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए श्रावस्ती में, है ना। सबसे पहला उपदेश कहां दिया, तो कहोगे सारनाथ में। कितने लोगों को दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। और 5 ब्राह्मणों के नाम बता दिए जाएं तो कौन कौन था, एक था कैंडी, एक था बप्पा, एक था भवदीय, एक था महोनाना और अरसांगी। तो ये 5 पांडव हुआ करते थे, जिनको महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया था, अपना उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया। कहां पड़ता है, बनारस में। वहीं से लिया गया अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहां बना था, तो आपका धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ, ये सब कहाँ है, आपके सारनाथ में, ठीक है। स्थापना की बात करें, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कब बना ये, तो ये बना 1993, 94, 95। यानी कि कोई चीज बनती है तो एक दिन में बन नहीं जाती है, बस क्या करते हैं, उद्घाटन एक टाइम होता है जब नींव रखी जाती है, और एक टाइम होता है जब उसका क्या किया जाता है, शिलान्यास। एक टाइम शिलान्यास होता है, एक टाइम उद्घाटन होता है। दूसरी बात कर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, तो ये कब बना भैया, 1998 में बना, ठीक है। और नंबर 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक है आपका सिद्धार्थनगर में, ये कब बना, 1997 में। अगर आप ओवरऑल याद रखना चाहें तो ये केवल 10 साल ही हैं जिनमें तीनों के तीनों बौद्ध संग्रहालय बने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये इजी तो है याद रखना, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी है। अगर एग्जाम में उसने पूछ लिया कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर वाला कब बना, फिर तुम भूल जाओगे। तो याद रखना, सबसे पहले कौन सा बताओगे, कुशीनगर वाला, फिर बताओगे गोरखपुर वाला, और लास्ट में बना है आपका सिद्धार्थनगर वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले गोरखपुर वाला बनेगा 88 में, है ना। सबसे पहले गोरखपुर, फिर आपका कुशीनगर, और उसके बाद में आएगा सिद्धार्थनगर। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें राजकीय, राजकीय एवं पुरातत्व संग्रहालय। अगर राजकीय एवं पुरातत्व की बात करें तो देखो कि राजकीय संग्रहालय एक आपका कहां पर है, मथुरा में, ठीक है। मथुरा में है। ये कब बना था, ये 1874 में बना था, ठीक है। दूसरा राजकीय संग्रहालय जो है रानी महल संग्रहालय। अब रानी से याद रखना, कहाँ की रानी, झांसी की रानी। झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था, ये बता दो जरा सा। तो कहोगे भैया झांसी की रानी का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ये वही वाराणसी है जहां पर बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जिसे जीवांत शहर, जिसे क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन जीवांत शहर जिसे कहा जाता है वो कौन सा है, बनारस है। और यहीं पर है आपका रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और इनका दूसरा नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता क्या है, मनु। और इनको और क्या कहा जाता था, तो मनु के साथ साथ में इनको छबीली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनु और छबीली जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के प्राचीन नाम है। इनकी शादी हुई थी कहां पर, झांसी में, ठीक है। ओरछा के राजा के साथ इनकी झांसी में शादी हुई थी, ठीक है। रहने वाली कहां की, इनका जन्म कहां, तो याद रखना बनारस में। आगे बात करते हैं राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका एक कहां है, कन्नौज में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, स्थापना कब होती है, तो आप कहोगे 1996 में, यानी 1996 में इसकी स्थापना होती है।
आगे बात करते हैं जनपदीय संग्रहालय एक आपका कहाँ है भैया, सुल्तानपुर में, जिसकी स्थापना कब होती है 1989 में होती है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, आपने संग्रहालय भी पढ़ ली है लगभग, और आपने सारी जनजातियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हमारे एमसीक्यूज, फिर हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, यानी हमने जनजातियां पढ़ी हैं, देखेंगे हमें कितना नॉलेज है, कितनी चीजें याद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत कला भवन। भारत कला भवन जो कहाँ है, बीएचयू में, ये बस बीएचयू वही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसकी नींव रखी थी महात्मा गांधी ने। किसने रखी थी, महात्मा गांधी ने। और एकमात्र आपका यहीं पर बीएचयू के पास ये बनारस में आपका काशी विद्यापीठ, एक यहीं पर है काशी विद्यापीठ, और यहीं पर काशी विद्यापीठ में है आपका भैया एकमात्र भारत माता मंदिर। भारत में एकमात्र मंदिर है किसका, भारत माता का, जो संगमरमर से बना है, वो कहां पर है, काशी विद्यापीठ बनारस में। ठीक है, आगे दूसरा था इलाहाबाद संग्रहालय, स्थापना कब होती है, 1931 में होती है। कहां होगा, प्रयागराज में। सारनाथ संग्रहालय कहां है, 1904 में बना, बनारस में है। ठीक है, सारनाथ कहाँ है, बनारस में, तो संग्रहालय भी कहाँ होगा, बनारस में। कब बना, 1904 में। जो अशोक स्तंभ है ये कहां से लिया गया था, तो बनारस के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया। ठीक है, तथा राहुल संग्रहालय, राहुल संग्रहालय 1997 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में बना हुआ है। कैसे याद रखेंगे कि आपने पता है 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, तो उसी से याद रख लो भैया, 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई, और 1957 में राहुल संग्रहालय, राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, ऐसा याद रख लो, कोई राहुल नाम का तुम्हारा मित्र होगा, इसके नाम पे एक संग्रहालय बनवा दिया तुमने, कब, 1957 में। ठीक है, याद रखने के कैसे भी याद रख सकते हो। आगे कुछ अन्य की बात करें तो कुछ अन्य देखोगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका कहाँ है, ये भी 1957 बना, ये लखनऊ में है। ताज संग्रहालय कहाँ होगा, आगरा में होगा, नाम से पता, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ताजमहल बनवाया किसने था भैया, तो तुम कहोगे इसको बनवाया था शाहजहां ने, किसकी याद में, मुमताज की याद में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये कि बताओ भैया ताजमहल को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, पूछा जाएगा कि इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, यानी कि इसका आर्किटेक्चर कौन था, वास्तुकार कौन था, तो याद रखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी जो ये था, इस व्यक्ति ने इसका ब्लूप्रिंट यानी कि आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब जो ब्लूप्रिंट बनाता है, नक्शा बनाता है, तो उसका नक्शा किसने बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। रामकथा कहाँ होगी, रामनगरी में होगी, और रामनगरी कौन सी है भैया, यही चोरों की नगरी, चंदा चोर है ना, अब रामनगरी नहीं चंदा चोर नगरी कहना। 1988 में इसका स्थापना होती है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे जी ने करी थी स्टार्ट, कहाँ से, कहा था भैया हम नहीं चलाएंगे चर्बी वाले कारतूस, उसी के चक्कर में स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। कहां से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो याद रखें स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर है, तो आप कहोगे ये भैया मेरठ में है। स्थापना कब होती है, 1996 में। कुछ और फैक्ट में तुम्हें बताता चल रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएं। आगे राजकीय जैन संग्रहालय, तो पता है जैनियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश में, जैनियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो पूछा जाएगा मथुरा। ठीक है, जैनियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो याद बता देना मथुरा है, क्योंकि जैन धर्म के सबसे ज्यादा जो, देखो जैन धर्म के ग्रंथ की बात करें कौन सा, बौद्ध धर्म का जाता था भगवती सूत्र, और जैन धर्म का भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र भी यही लिखा गया था आपका मथुरा में। ठीक है, तो जैनियों का प्रमुख संग्रहालय कहाँ है, 2003 में बना, कहां पर है, मथुरा में, क्योंकि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है आपका मथुरा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय और संग्रहालय कहाँ है, ये है भैया 2004 में बना, और रामपुर में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरा पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ है, 2004 में बना, यानी एक लाइब्रेरी भी है और इसके साथ में एक संग्रहालय भी है। कब बना, ये म्यूजियम भी है, तो ये 2004 में बना, कहां पर है, रामपुर में। तो ये कुछ संग्रहालय थे, और उसके साथ में संग्रहालय आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे, जनजातियां आपने बहुत तरीके से समझी, बढ़िया तरीके से याद हो गई। मैंने कोशिश की है कि इसी लेक्चर में आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस की ओर और देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए भाई, यानी कि आपको देखें कितना नॉलेज हुआ, कितनी चीजें आपको याद हुई या नहीं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का लिंगानुपात कितना था, बताओ भाई कितना लिंगानुपात था, कितना लिंगानुपात था, तो आप कहोगे ये था 943, ये तो 943 था, ये 912 पूरे भारत का था, 902 बताया था, ये बाल लिंगानुपात था। ठीक है,
अभी ये सॉरी यहाँ पे लिख देते अगर 851, तो ये किसका हो जाता भैया, ये 851 था आपका जीबी नगर का, और जौनपुर का 1024। तो यहाँ से सारी चीजें याद हो गई हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एसटी का लिंगानुपात कितना है, तो कहोगे 943। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो बताए थे दो ऐसे जिले थे, कौन कौन से, तो सोनभद्र, बलिया, अयोध्या, जालौन, बागपत और कन्नौज और बिजनौर, सहारनपुर। तो तुम्हें याद होगा हमने बताया था क्या कि एक ऐसी जगह जहां पर क्या बनता है, हस्त निर्मित कागज, और हस्त निर्मित कहाँ बनता है, कालपी में, और कालपी कहाँ है, जालौन में। तो अयोध्या और जालौन दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, दीपावली को शोक के रूप में, सबसे पहले बताया दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो कहोगे भैया यही है उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति, यही दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, ये बताया था भैया एकमात्र कौन सी, एकमात्र जनजाति है कौन सी, थारू, बुक्सा, खरवार, महागीर, कौन सी है, महागीर जनजाति है जो एकमात्र इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। ठीक है, और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। अगला देखते हैं भाई, लठवरवा भोज की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है, तो बताया था भैया लठवरवा क्या होता है, जब कौन सी शादी होती है, विधवा विवाह होता है, उसके बाद जो खाना खिलाया जाए उसको बोलते हैं लठवरवा भोज। कहां पर होता है, किस जनजाति में, तो ये होता है थारू जनजाति में। किसमें होता है, थारू जनजाति में। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्था, बताया था भैया खैर नामक पेड़ से कत्था निकालने का काम करती है, कौन सी करती है, तो तुम कहोगे खरवार करती है, तभी तो इनका नाम पड़ा था। कत्था किस पेड़ से निकलता है, खैर से, और खैर से बन गया खरवार, क्योंकि खरवार जनजाति के लोग कत्थे के पेड़ से, खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट। सहरिया जनजाति, बताया था भैया अगरिया और पहरिया सोनभद्र, और सहरिया ललितपुर, बताए थे। चलो, तो कहां पे है, ललितपुर में, याद रखेंगे। अगरिया पहरिया आ जाए तो सोनभद्र लगाना, और सहरिया आ जाए तो ललितपुर लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के विकास के लिए महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है, तो बताया था भैया थारू जनजाति के विकास के लिए यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। पहला सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, बताओ भाई दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो तुम कहोगे दूसरे नंबर पे आता है आपका भैया हरदोई। कौन सा आता है, हरदोई। और नंबर 3 पे आता है आपका सोनभद्र। ठीक है, 3 पे आता है आपका सोनभद्र। तो यहां से ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है भैया किस जनजाति के विवाह को एक अनुबंध मात्र माना जाता है। अनुबंध मात्र किस में माना जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो अनुबंध मात्र माना जाता है आपका बुक्सा जनजाति के लोग में, बुक्सा में। ठीक है, बताया था अनुबंध, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह कौन लोग करते हैं भैया, उसी को अनुबंध विवाह कहते हैं। याद आया, तो कौन थी, बुक्सा जनजाति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो कौन सी भैया, अगरिया, बनरावत, पहरिया, बैगा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो आप कहोगे ये है भैया पहरिया जनजाति। कौन सी है, पहरिया। कर्मा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है, तो कर्मा बताया था भैया, कर्मा, कर्मा से याद आया होगा, कर्मा कहाँ होता है, ये पूर्वांचल में होता है। पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब भाई सोनभद्र बलिया वाला है ना, बड़िया, देवरिया, वो वाला एरिया। तो कौन सी जनजाति, थारू, बुक्सा, खरवार, महागीर। तो तुम कहोगे वहां पर कौन सी जनजाति पाई जा रही थी भैया, यही पाई जाती खरवार। कौन सी थी, खरवार थी। ठीक है, वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध थी, तो पता है 2003 से पहले कितनी थी, ओनली ऑन दो थी, उसके बाद में 10 और शामिल की गई, तो अब कितनी है, 12 जनजातियां हैं, 2003 के बाद 10 शामिल हुई हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया कि बुक्सा जनजाति का संबंध किस राजपूत वंश से है, तो बताया था बुक्सा जनजाति किस वंश के हैं भैया, ये बताओ, चौहान वंश के, पतवार राजपूत, चंदेल हैं या तोमर हैं, तो तुम कहोगे ये पतवार वंश के राजपूत हैं, पतवार राजपूत हैं, कौन से, बुक्सा जनजाति के लोग। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि ये कौन सी जनजाति जो आपकी सोनभद्र में नहीं पाई जाती, यानी शहरी या ललितपुर, अभी बताया था बिल्कुल सही है। बैगा सोनभद्र में पाई जाती है, अगरिया सोनभद्र में पाई जाती है, बुक्सा या भोक्सा ये बनारस में नहीं पाई जाती है भैया, ये तो पूर्वांचल में पाई जाती है। तो ये तो
5-6 जिलों में पाई जाती, यही ऑप्शन क्या हो गया सही। किस जनजाति में बदला विवाह, बहनों का आदान प्रदान, बताए थे भैया किसमें होता है बहनों का आदान प्रदान, किसमें होता है, थारू में तो होता था बहनों का आदान प्रदान। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं, कुछ संग्रहालय हैं, ये क्वेश्चन बता देंगे जल्दी से। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो बताया सबसे प्राचीन कौन सा है भैया, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, सारनाथ संग्रहालय बनारस। तो कौन सा है, प्रयागराज वाला आपका सबसे प्राचीन है। भारत कला भवन, तो ये पता है कहाँ भारत कला भवन, ये आपका बनारस में है, भारत कला भवन बनारस से, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पांडुलिपि में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, सबसे पहले पूछा सबसे पुराने वाले में रखी गई है, कहाँ पर ये, तो ये रखी गई है आपकी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय लखनऊ में। अशोक स्तंभ किस का शीर्ष जो है किस संग्रहालय में मुख्य होगा, मुख्य आकर्षण, भैया बताओ इसको कहाँ रखा गया होगा, तो इसको सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पर, अब जो अशोक स्तंभ है कहाँ था, आप कहोगे ये था भैया सोनभद्र सॉरी सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ पड़ता है, बनारस में, तो ये कहाँ रखा गया, सारनाथ संग्रहालय बनारस में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया भैया, पहले थ्योरी पढ़ी और उसके बाद में हमने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी पसंद आती है तो भैया अच्छी लगती है, पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।